अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टैक्स क्रेडिट की रिवीजन करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सेशन, जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन 1 होता है। لا خير. जी, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले दो चीजें आपको बताऊंगा। जो आपने, एक तो मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि बगैर प्लानिंग किए किसी जगह का काम शुरू करने का आपको क्या नुकसान होता है। ठीक है, फिर आपने जो है वो उसको उससे आपने क्या सीखा वो आपने मुझे बताना है। ये एक वीडियो आपको स्क्रीन पर भी एक शॉर्ट क्लिप नजर आएगा। आपने इसको, मेरी आवाज क्लियर है ना, आप लोगों को सही आ रही है? मैं ये देखिएगा जरा। आप इसमें ज्यूम करें कि चार्ली चैपलिन नहीं, ये एक सीए का स्टूडेंट है। जी, आप बताएं कि आपको इससे क्या समझ आई है, ताकि कभी अपना आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करें। जी बेटा, क्या आपको क्या समझ आई है? तो दोबारा दिखाऊंगा आपको। जी, कि टारगेट के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं, अगर आपने आ, जी, बिना तैयारी के एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। आपकी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मैंने आपसे बात की है, उससे मुराद ये है कि क्वेश्चन के अंदर आपने छलांग तो लगा दी है, लेकिन उसके बाद जो हाल हमारा क्या हुआ कि चार्ली चैपलिन जैसा उसने हमें यहाँ पर एक लेसन दिया कि जनाब मेरा हाल जो है वो ये हुआ है कि, यानी पहले मुझे समझे कि ये मेरा एग्जाम है। आपको जो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक लेसन है आपके लिए, कि ये समझे कि ये आपका सामने न्यूमेरिकल पड़ा हुआ, ये जो एरिया है आपके लिए ये क्या है, न्यूमेरिकल था। तो यहाँ पर जब आपने जाना था तो पहले इसकी गहराई का अंदाजा लगाना था कि इसमें है क्या, इसकी रेफरेंस क्या है। राइट, तो यहाँ पर आपको खड़े होकर सोचना चाहिए था पहले, ये ये माइंड इसमें।
अब ये न्यूमेरिकल में जा चुके, जब स्टूडेंट न्यूमेरिकल में जा चुका होता है तो फिर उसको समझ आती है कि ये तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो सबसे पहले उसका जो मेरा टेम्पलेट है वो आपकी ये हेल्प करेगा इस काम को समझने में। चलो जी, चलते हैं हम अपना जो हमारे पास है क्वेश्चन। स्टूडेंट कह रहे एक स्टूडेंट कह रहा है कि मेरी आवाज़ बहुत भारी आ रही है, कोई आवाज़ में मसला आ रहा है बाकी लोगों को प्लीज बताइएगा। आ, इसकी क्या वजह हो सकती है? डिस्टॉर्शन आ रही है या गूंज के आ रही है आवाज़? मैं वरना हेल्प ही जो है वो मंगवा लेता हूँ फिर। लो, लो, ये मेरा सिस्टम तो मुझे ठीक आवाज़ दे रहा है। इको प्रोड्यूस भी हो रही है, इको होनी ही चाहिए। आप में से किसी ने लॉगिन तो नहीं किया, दो जगहों पर किया हुआ, उसकी वजह से भी आ सकती है। नहीं जी, हम अपना स्टार्ट करते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 10 को। और आज का रूटीन जैसे कि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट पहले का आपके साथ में कर रहा होता हूँ। यहाँ पर लेटेस्ट में खालिद साहब ने कुछ तीन टाइप के क्वेश्चन शायद डाले हुए, इसको हम छोड़ देते हैं। तीन टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको हम यहाँ से छोड़ के आगे चलते हैं। तो 2009 का है ये। ये है जी मार्च 2023 का है ये, जो हमारे सामने मौजूद है। इसको हम पहले क्लियर देख लें। कि लैपटॉप की बैटरी ड्रेन हो रही है, मैं अगर इसका स्विच ऑन करा। जी, मैं सबसे पहले तो एक मिनट के साथ अपना स्टार्ट का मूल टेक्स्ट मैथ की फाइल जो है ये हमारा मेन फाइल है जो मुझे यहाँ पर चाहिए होगी। तो मैं मेन पे ले आऊँ और आज एक नया जो है वो मैं शीट स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 10 की। ठीक है, इस पर शीट पे जाके हम कर रहे हैं कॉमा लगा रहे हैं आपके सामने, अपनी फाइल पे भी मैं सेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी,
अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत अता करे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स मेड फॉर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम, taxable income and tax payable or refundable to child for tax year 2025। ये जरा चैन जो है ये नाम, ये आपको जरा सोचना चाहिए कि ये कोई शायद पाकिस्तानी ना हो, बाहर से आया हो। इसको हम जरा वो देखेंगे। नहीं, क्या होगी मेरे पता। टैक्स यदि हमारे पास टैक्स ईयर है 2025, जो चीजें टैक्स की होंगी मैं वो लिखता जाऊंगा, जो टैक्स की नेगेटिव होगी वो भी मैं लिखता जाऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे पास पेपर। वो स्टूडेंट जो अभी तक उनकी प्रेपरेशन को मुनासिब नहीं है वो भी इसको देखें, उनको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन टुडे इज 30 सितंबर 2025। इससे क्या मुराद है, क्योंकि हमारा टैक्स ईयर 2025 जो है ये एंड हो रहा होता है 30 जून 2025 को खत्म हो रहा होगा। तो वो बता रहा है कि आप टैक्स रिटर्न बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लास्ट डेट होती है इंडिविजुअल की डिपार्टमेंट को रिटर्न भेजने की वो 30 सितंबर होती है। इसलिए कह रहा है कि अज्यूम करें कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। इट डजेंट मीन कि आपका टैक्स ईयर यहाँ क्लोज हो रहा है। वो नीचे बता रहा है, ये देखे जाके कि फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2025। तो पहले इन दो डेट्स को जरा वो देखें। कह रहा है कि आप इस वक्त यहाँ पर हैं और आपका जो ईयर एंड हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी वो ये थी। तो ये सिर्फ आपको अज्यूम करने के लिए दिया गया है। सेम अ चाइनीज सिटीजन, पहले बात तो ये सुन लें कि ये चाइनीज सिटीजन हमारे लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि इसमें पहली चीज तो ये होगी कि इसके ऊपर वो जो रिटर्निंग एक्सपेक्टेड का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए शर्त थी कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो बाकी सारा है इसके ऊपर ये रूल अप्लाई हो रहा होगा। दूसरा, जो सैलरी थी उसके लिए भी सिटीजनशिप का था। हैज बीन इन पाकिस्तान सिंस 2017। हाँ, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का हो सकता है इसके साथ, कि वो कॉन्सेप्ट हमें मिल सकता है। जी अब हम अभी भी कह रहे हैं कि जी मुझे वॉइस का इशू आ रहा है, तो अब बाकी लोगों को भी है वॉइस का इशू। अब देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? अब सही है? जी ठीक है। अब चलो, तो चलो मैं हैंड फ्री इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलो जी, अब ठीक होगी आवाज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं जी, तो पता जी 2017 से हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है, और रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट के लिए तो आप देखें कि उसका 3 साल पाकिस्तान में होना था। अब ये देखें 2017, 18, 19
20, तो इसको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डेफिनेशन से भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। फॉर कैरियर ग्रोथ ही लेफ्ट हिज एम्प्लॉयमेंट विद होप लिमिटेड एंड अनलिस्टेड एफएमसीजी, ठीक है, ऑन 30 सितंबर 2024। देखिए, हम अगर अपने टैक्स ईयर को लें, अगर इसको हम प्लान करें 30 सितंबर 2024 को, तो ये हमारा शुरू हो रहा था 1 जुलाई 2024 से। तो उसने एचएल को छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 बार, जुलाई, अगस्त और सितंबर, वो एचएल में रहा एंड जॉइन अ लीडिंग चेन ऑफ होटल्स। ये हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है होटल्स का। क्यों? क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय किसी होटल में काम करे, तो वहां से जो उसको सब्सिडाइज खाना मिलेगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और उसने इसको ज्वाइन कर लिया 1 10 को। तो यहाँ पर दो नीचे होटल देखिएगा। ये जो आपको नीचे आपको डेटा नजर आ रहा है, ये 3 मंथ के लिए है। और ये उसने अक्टूबर में ज्वाइन किया, तो अक्टूबर से लेकर देन 9 मंथ के लिए ये इसके पास जो है ना वो ये डेटा आ रहा है। ये मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर, इसके जरा मैं हाईलाइट कर दूंगी, क्योंकि आपको अंदाजा हो कि ये डेटा एग्जाम में मौजूद नहीं था। तो मैंने इसका पहले एनालिसिस कर लिया कि उसका एचएल में 3 माह है और डीएच के अंदर 9 माह। द डिटेल ऑफ हिज इमेलमेंट्स, इमेलमेंट्स कहते हैं सैलरी के अंदर जो चीजें आपको दी जाती हैं उनको इमेलमेंट्स कहते हैं। बेसिक सैलरी पर मंथ, मेडिकल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस वगैरह जो हमें गिवन है, अभी हम देखते हैं। पहले सिर्फ मैं अभी इसको वर्टिकली देख रहा हूँ, अपना प्लान कर रहा हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन मौजूद है उसमें जो मेरे पास टेम्पलेट था उसमें कितनी आइटम्स मौजूद है। तो पहली मुझे आइटम यहाँ पर नजर आई है उसकी सैलरी की। अगर ये ना बताया गया तो इसको मैं रेजिडेंट कंसिडर करूंगा। नॉन रेजिडेंट का क्वेश्चन तो साथ ही आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, ये सारी सैलरी का होगा। आगे चलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय डीएच। ये जो कंपनी है डीएच, इसने हमें जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। टू रिटर्न एयर टिकट टू चाइना, ये भी सारी सैलरी की इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड चाइनीज yuan 31,500 net of 30% tax equivalent to rupees this in his Pakistani bank account being a share of profit from business in चाइना। ये उसका चाइना में बिजनेस है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सैलरी के अलावा बिजनेस इनकम भी आती है, जो कि फॉरेन सोर्स इनकम, सही है। दूसरी अमाउंट हमारे पास आ गई टोटल इनकम में, ये भी आ गई बिजनेस इनकम इन चाइना। मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। और उसने टैक्स भी दिया हुआ इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये टैक्स क्रेडिट भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड आ गया जी। ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी, ये देखिएगा। इसका मतलब सैलरी आ गई, बिजनेस आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी मेरे पास आ गया। नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 15% एंड बोनस डिविडेंड, ये देखिएगा। बोनस शेयर भी आ गए, दूसरी आइटम भी मेरे पास आ गई। फ्रॉम Ambitious Limited, a company listed on Pakistan Stock Exchange, the market value of this on this was this. He transferred an amount of 600,000 to the bank account of a non-profit organization as a donation। ये देखिएगा, ये टैक्स क्रेडिट भी आ गया मेरे पास, ठीक है। ऑन 25 जून he paid an annual premium to life insurance policy। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि आपको कोई फायदा होगा, उसने पेमेंट की है, लिहाजा ये लाइन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो देखते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट है उसके अंदर नंबर 1 सैलरी है, नंबर 2 बिजनेस इनकम है जो फॉरेन सोर्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये ज़कात वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हमारे पास जो है वो डिविडेंड और बोनस शेयर मौजूद हैं, जो यहाँ से माइनस करेंगे। ये फुल टाइम टीचर नहीं है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मौजूद है, डोनेशन हो सकती है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो उसकी सेपरेट ब्लॉक की टैक्स लायबिलिटी भी होगी जी। और इसके साथ हमारे पास
जी, इंश्योरेंस अगर आप पे करेंगे तो इस पे कोई क्रेडिट नहीं है, फिर टैक्स लाइबिलिटी पे हम चलेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सवाल था, उसको जरा क्वेश्चन को हम दोबारा अब हम करने जा रहे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, अभी जो मैंने आपको चार्ली चैपलिन की मूवी दिखाई थी, तो देखिए टोटल इनकम में सैलरी मौजूद है, बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, राइट। ज़कात नहीं है तो हम यहाँ पर टैक्सेबल इनकम तक टोटल इनकम तक पहुंचेंगे और उसमें से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, डिविडेंड और बोनस शेयर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नंबर टू। नंबर थ्री, हमारे पास इसमें टैक्स क्रेडिट्स में कौन कौन से टैक्स क्रेडिट्स होंगे। हमें फुल टाइम टीचर नहीं मिला, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, डोनेशन हो सकती है, दो हो गई। फिर हम जाके ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं, दोबारा सैलरी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे मिस्टर, इसका प्रोफाइल बनाएंगे। क्वेश्चन है जी हमारे पास मार्च 2023 का। ठीक है जी, मार्च 2023 कैट टू का ये क्वेश्चन है। और खाला साहब की बुक का है क्वेश्चन नंबर 10.20। तो मिस्टर चैन, ठीक है जी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल जो उसने मांगा हुआ है। ठीक है, आप प्लीज मेरे साथ साथ कीजिएगा, हाथ से सॉल्व करें ताकि आपको लगे कि जैसे क्लास में आप काम करते हो वैसे ही आप कर रहे हो। स्क्रीन शेयर नहीं हुई, ये आ गई स्क्रीन शेयर भी हो गई। आप स्क्रीन शेयर ना हो तो आपने मेरे मोबाइल पे गल करनी है प्लीज। ठीक है। और हमारा जी टेक्स्ट क्लियर है जी 2025। ठीक है। मैं व्यू में जाके इसकी ग्रुप लाइन्स को ऑफ कर दूं ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। ये हो गया मेरे पास। लेकिन सबसे पहले आ जाएगी मेरे पास सैलरी। ठीक है, ये आ गया सैलरी में सबसे पहले। अच्छा, अब देखिएगा सैलरी में मुझे काम करने का दो स्टाइल हो सकते हैं कि मैं HL को अलग से कैलकुलेट कर लूँ और DH को अलग से कैलकुलेट कर लूँ। दूसरा तरीका ये है कि अपने एग्जाम के अंदर ही HL और DM का दो कॉलम बना लूँ, आसानी से काम मेरा चल सकता है दोनों का। इस तरह भी काम हो सकता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि टाइम सेव करने के लिए हम दो कॉलम बना लें, सैलरी का, बेसिक सैलरी HL की और DH की, और नीचे जाके टोटल कर लेंगे। तो ये इसको नजर आए। ये आपके सामने ही दोनों स्क्रीन आ गई ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी किताब खोल लें ताकि काम करते हुए आपको मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले है कि बेसिक सैलरी, वो आपको पता है कि बेसिक सैलरी जो है वो टोटली टैक्सेबल है। तो मेरे पास पहले आ जाएगी HL और फिर आ जाएगी DH। ठीक है जी। अच्छा, HL और DH का चूंकि हमने साथ वर्किंग भी शो करनी होती है, तो ये भी होता है कि हम चूंकि दोनों का मॉडल डिफरेंट हो सकता है, तो मैं जो HL है उसको मैं अलग कर लेता हूँ ताकि मुझे काम थोड़ा सा करने में आसानी हो। HL की थी जी 350, आप एग्जाम में K लिख सकते हैं इंटू 3। ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी +350,000 इंटू 3। उसके बाद हमारे पास है जी मेडिकल अलाउंस। अच्छा, मेडिकल अलाउंस के लिए हमें नीचे पे देखना पड़ेगा कि क्या इसको इसका वो मिला था मेडिकल फैसिलिटी या नहीं। टू एट टिकट रिसीव फ्रॉम साइनिंग बॉन्ड विद DH अकॉर्डिंग टू द टर्म received as commission for securities of large amount payment of the outstanding loan which by as per the terms, ये लोन मौजूद है, लिहाजा क्या है जी हमें
मेडिकल अलाउंस का 10% मिल जाएगा। तो मेडिकल अलाउंस, ठीक है जी, वो आ जाएगा आपका 35K into 3। ठीक है, into 3, और इसमें से आप लेस कर देंगे, लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का 10% आपने माइनस किया, जीरो हो गया मेडिकल अलाउंस। फिर है जी हमारे पास यूटिलिटी अलाउंसेज। यूटिलिटी अलाउंसेज में कुछ भी नहीं है। मैंने बताया कि आपको, आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं सहूलत के साथ। यूटिलिटी अलाउंसेज 20,000 into 3। फिर है जी लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट सब्सिडाइज रेट पर मंथ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। ये दोनों देखिएगा, दोनों ही होटल थे। होप लिमिटेड भी था और डिजायर होटल भी था। तो दोनों में ये लॉ ने हमें बताया हुआ है कि आपको अगर होटल के अंदर जो मिले, तो होटल के अंदर होटल के एम्प्लॉइज को अगर कोई खाना वगैरह सब्सिडाइज या फ्री, कम रेट पे या फ्री मिले, तो वो एग्जाम्प्ट होता है। तो हम कहेंगे कि लंच प्रोवाइडेड या सब्सिडाइज लंच आप लिख लो, सब्सिडाइज लंच प्रोवाइडेड। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया हमारा। कंपनी मेंटेन्ड कार। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश। कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ ऑफिस एज वेल एज कंपनी पर्पज, कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पर कॉस्ट है और ये फेयर मार्केट वैल्यू है। इसकी मार्केट वैल्यू मौजूद है, हमें इसकी कोई डिटेल चाहिए होगी। कंपनी मेंटेन कार की हमें डिटेल, क्योंकि उसने कॉस्ट भी दी है और फेयर मार्केट वैल्यू भी उसने हमें दी है। कोई इसकी डिटेल मौजूद है हमें गाड़ी की, कि ये गाड़ी लीज है या परचेज है? कोई डिटेल गिवन नहीं है। तो लिहाजा क्या करेंगे हम, कॉस्ट को लेंगे दोनों की, इसकी भी कॉस्ट और डीएच की भी कॉस्ट हम लेंगे। कार प्रोवाइडेड, ठीक है जी, वो आ गई जी 3 मिलियन इंटू बोथ परपजेज 5% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। क्योंकि गाड़ी अगर यूज के लिए दी जाए तो उसके साथ टाइम फ्रेम लेंगे। अगर गाड़ी ट्रांसफर कर दी जाती तो फिर इसमें टाइम फ्रेम नहीं लेना था। तो ये आ गई जी हमारे पास 3 मिलियन इंटू 5% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास 37,000 का बेनिफिट आ गया। एनुअल बोनस रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2024, टैक्सेबल है जी एनुअल बोनस 350। कहते हैं जी ग्रेचुटी अंडर एन अनअप्रूव्ड स्कीम। इसको ग्रेचुटी दी गई है अनअप्रूव्ड स्कीम में। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी, ठीक है जी, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी है हमारे पास 1,225 -75,000। असल में इसका 50% था, तो नजर आ रहा है कि इसका 50% तो तकरीबन जो है वो 6 लाख रुपया कुछ बनेगा। तो विच एवर इज लोअर, यानी 75,000 ही इसकी आएगी। तो हम कर देंगे 1,225 -75,000। तो ये हमारे पास आ गया जी। ये बेनिफिट डीएच के हैं, ये सारे बेनिफिट डीएच के हैं, इसलिए मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा। ठीक है, अभी तक मैं इसको, एचएल में उसका कोई और बेनिफिट नहीं था। तो इसका मैं टोटल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास जो पहला इसका आ गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरा बेटा पूछ सकते हो। ठीक है जी, टैक्सेबल सैलरी आ गई फ्रॉम एचएल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को पूछ सकते हो आप। जी, इट्स ओके।
ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ग्रेचुटी में अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी में 75,000 क्यों माइनस किया। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि इसके अंदर एक लॉ ने लिमिट दी है कि 50% ऑफ द ग्रेचुटी और 75,000 विच एवर इज लोअर। चैप्टर नंबर 3 देख लीजिएगा, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो इसलिए हमने अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी में से 75,000 माइनस किया हुआ। गाड़ी जो है वो पूछे जी गाड़ी को एक्सप्लेन कर दें। गाड़ी जो है ये देखिएगा, यहाँ पर गाड़ी का लिखा हुआ है कार मेन कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज। जब बोथ यूज के लिए होगी तो हम 5% लेंगे। किसका 5% लेंगे? दो बातें गिवन थी, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दी लास्ट डेट। तो बेटा जो ये फेयर मार्केट वैल्यू जो ईयर एंड की होती है तो बिल्कुल ही गलत होती है, ये तो लेनी नहीं होती। उसने उसमें हमें नहीं बताया कि ये गाड़ी लीज है या परचेज है। दूसरी बात यह है कि फेयर मार्केट वैल्यू ईयर एंड की इरेलीवेंट होती है। अगर गाड़ी लीज हो भी तो जब ये गाड़ी हमने लीज करवाई थी उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए होती है। ये गाड़ी की तो एंड वैल्यू है, ये तो इरेलीवेंट ही थी। तो उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये 25 लाख की वैल्यू दी हुई थी, हमें सिर्फ यहाँ पर 30 लाख लेना था, उसका 5% लेना था। और चूंकि एचएल में वो 3 माह काम कर चुका है, लिहाजा हमने यहाँ क्या करना था, 3 माह की ही सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। इस ओके, बताइएगा, तसल्ली से समझना है आपने। दूसरा उन्होंने सवाल किया है जी, बोनस तो पिछले साल का है, एनुअल बोनस जो है वो 2024 का है, हमने यहाँ क्यों ऐड किया? सैलरी रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स होती है, सैलरी रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स होती है, इसलिए आपको अगले साल के पैसे मिल जाएंगे या पिछले साल के, वो आपके इस साल में टैक्स होंगे। और कोई सवाल? दैट्स इट। जी, अब आती है जी सैलरी, दोबारा आते हैं उसी मॉडल के ऊपर, डीएस पे। बेसिक सैलरी आ गई जी हमारे पास, सैलरी फ्रॉम डीएस। ठीक है, यहाँ हमें रुपीज लिख लेते हैं। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ सैलरी फ्रॉम एचएल, और ये मैं लिख लेता हूँ सैलरी फ्रॉम डीएस। तो बेसिक सैलरी सर ग्रेचुटी फंड, ये तीन दोनों से आप जी बिल्कुल अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी दोनों ही रूल सेम है उसका, इसमें कोई इशू नहीं है। ये चैप्टर 3 का था। आगे है जी डीएक्स के अंदर, वो जी 450K × 9। इसमें है जी हमारे पास मेडिकल अलाउंस, तो वही रूल आएगा, मेडिकल अलाउंस 60K × 9 लेट्स 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। फिर हमें जीरो कम लगा दें। मेडिकल अलाउंस हो गया जी हमारा। जी वो ठीक कर दिए बेटा, थैंक यू। उसके बाद है यूटिलिटी अलाउंस। यूटिलिटी है जी इसकी 30,000 × 9। फिर है जी हमारे पास लंच प्रोवाइडेड, वो एग्जाम्प हो जाएगा क्योंकि दोनों ही होटल है। फिर है जी कार,
कंपनी कार, वो थी जी हमारे पास 5 मिलियन की, इंटू 5%, और इंटू 9/12। 9 माह के लिए ये गाड़ी मिली थी, इंटू 5% इंटू 9/12। फिर हम ये देखिएगा, मैंने इसका जो है वो 5 मिलियन का ये दिया हुआ है, ये वाली इस अमाउंट का। एनुअल बोनस नहीं है, ग्रेचुटी भी यहाँ से नहीं है, डीएच से कुछ और बेनिफिट है। टू रिटर्न ए टिकट टू चाइना टू एक्सटेंट ऑफ 600,000 फॉर शेंग एंड हिज स्पाउस ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड 550 अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवलिंग टू चाइना। अब यहाँ पर जो रिटर्न टिकट दिए गए हैं, इसमें हमें कोई एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि ये उसको ये टिकट क्या टीएडीए क्यों दिया गया है। होप लिमिटेड होटल है, और डीएच क्या है? ये कह रहे हैं होप लिमिटेड, ये डीएच भी तो होटल ही है ना। दोनों बेटा होटल है, इसलिए मैंने माइनस किया है। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा, कहते हैं जी 2 एयर टिकट्स उसको दिए गए हैं फॉर सेम एंड हिज स्पाउस चाइना टू दी। अब हम ये यहाँ कुछ बता नहीं रहा कि ये एयर टिकट उसको बिजनेस के टूर के लिए दिए गए हैं या उसको किसी और काम के लिए दिए गए हैं, हमें उसका पता नहीं है। अगर तो हम इसको वो ले लें, पर्सनल ले लें, तो फिर हम इसको टोटली टैक्सेबल कर देंगे। अब यहाँ हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी, ये मैं बात इसकी कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ एग्जामिनर ने टू रिटर्न ए टिकट टू चाइना टू द एक्सटेंट ऑफ दिस, उसकी और उसकी बीवी को दिए हैं, क्यों दिए हैं नहीं बताया गया। तो हमें यहाँ एजम्पशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा कि ये बेनिफिट पर्सनल था या जो था वो उसके लिए बिजनेस के लिए था। तो आप बिजनेस के लिए करके उसको एग्जाम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ट्रैवलिंग, ठीक है। एयर टिकट तक लिखूँ यहाँ पर, एयर टिकट फॉर, या उसमें लिख रहे अज्यूम फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो आप यहाँ पर करके उसको एग्जाम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि जो ये बिजनेस के लिए है तो उसको 50,000 का बेनिफिट आ रहा है, एग्जामिनर इसको इग्नोर कर रहा है। वो कह रहा है जो भी बेनिफिट आप किसी को दें बिजनेस के टूर के लिए वो एग्जाम होंगे, उसमें उसकी बचत हो भी जाए तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप ये 3-4 दफा ये चीज एग्जाम में आई हुई है, तो आप उसको कर सकते हैं। और अगर आप इसको पर्सनल के लिए लेंगे तो फिर यहाँ 6 लाख लिख लो, आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं इसके अंदर। मैं इसको एग्जाम कर रहा हूँ। कहते हैं जी 750 रिसीव फ्रॉम साइनिंग अ बॉन्ड विद डीएच अकॉर्डिंग टू विच शेम कैनॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 30 जून 2026। कम से कम वो 1 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ेगा, तो उसके लिए 750 उसको दिया जा रहा है। तो वो भी टोटली टैक्सेबल होगा क्योंकि लॉ ने कोई उसकी एग्जेम्पशन नहीं दी। साइनिंग अमाउंट 750, 4 लाख रुपया फ्रॉम डीएच एज कमीशन फॉर सिक्योरिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन उसको मिली है जी। इसमें भी लॉ ने कोई एग्जेम्पशन नहीं दी। जिस चीज का कोई हमें पता नहीं है कि एग्जेम्प्ट है वो टोटली टैक्सेबल होगी। कहता है कि पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 3.8 मिलियन बाय डीएच as per the terms of the employment contract. Sheng had obtained this interest-free loan from HL for the construction of house on 1st July 2021. The house was given on rent under a 5-year rental agreement on annual rent of 800,000। अब यहाँ पर एक मसला बन गया कि भाई इसने लोन लिया हुआ था एचएल से, ये पेमेंट कब की गई है। अब ये मसला बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये अमाउंट 10 लाख 1 मिलियन से ज्यादा है। तो लिहाजा इसका पहली बात है कि इंटरेस्ट आना चाहिए था। पेमेंट ऑफ कब दिया गया ये टाइम पता होना चाहिए था हमें, ताकि हम इंटरेस्ट ले सकते।
द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 3.8 million बाय डीएच एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसने पिछले एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट लिया, लोन लिया था 38 लाख रुपए का एचएल से, जिस कंपनी से ये आया है। इस कंपनी ने भी उसकी पेमेंट कर दी है। For the construction of a house on this July, the house was given on 30th first July. The house was given on rent under a 5-year rental agreement at an annual rent of this. नहीं, यहाँ से हमें एक नई चीज निकल आई है, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या बात है, ये देखिएगा कैसा शरारती इंसान है एग्जामिनर, कि उसने हमें सैलरी के अंदर जाके रेंटल इनकम का उसने हमें वो दे दी है। समझ आ रही है, देखिए जहां से निकली है। अब चूंकि उसने पेमेंट कर दी है लोन की आउटस्टैंडिंग, ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक हमसे गलती हो गई कि हमें इसको आ, यहाँ पर इसका इंटरेस्ट आना चाहिए था, मैंने इसको क्लोज कर दिया हुआ था, ये वाला एचएल का। तो यहाँ एचएल से जिसने लोन लिया था 38 लाख का, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट लेना था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 10% लेना था, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देखिएगा। अब ऐसे सवाल का क्या हल होता है? तो अगर आपको ऐसी कोई गलती मिल गई है तो इसके अंदर कुछ छोटी सी लाइन में हम इंसर्ट कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती, या हमें एक स्पेस ऊपर छोड़ देनी चाहिए थी पहले ही, ताकि अगर कोई नीचे से अमाउंट मिल जाए तो दोबारा उसमें एडजस्टमेंट कर सके। तो ये थी कि 3.8 million इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। दोबारा सुन लीजिएगा, एचएल से, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, एचएल जो कंपनी थी वहां से इसने लोन लिया हुआ था 38 लाख रुपए का, जो कि इस कंपनी ने पे किया। तो इस कंपनी ने कब पे किया? ऑब्वियसली जब उसने 1 अक्टूबर से ज्वाइन किया उसी वक्त पे किया ना। तो लिहाजा 38 लाख के ऊपर 10% हमने, ये 10% कहाँ से आया? ये लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से 10 लाख से ज्यादा लोन लेगा तो उसका 10% उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। तो लिहाजा 38 लाख इंटू 0.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपने एग्जाम में क्या करना है, पिछली अमाउंट को हल्की एक लाइन लगानी है और नई अमाउंट लिख देनी है, दैट्स इट। वो नहीं करना उसके ऊपर जनाब, जैसे आपने करते हैं ना, तो काटते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर काटते हैं, कहीं ना कहीं वो गंद डाल देते हैं। एग्जामिनर अपनी इंस्ट्रक्शन में कहता है कि सिर्फ आप ऊपर लाइन लगाएं और उसके ऊपर नई अमाउंट लिखते हैं, दैट्स इट। सही है। वही अगर आप भूल भी गए हैं तो फिर क्या नहीं आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। अब दूसरी चीज ये आएगी कि डीएच ने ये अमाउंट उसकी लोन पे कर दिया, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन पे कर दे, जो उसने उसी को देनी हो या किसी थर्ड पार्टी को देनी हो, या उसके एसोसिएट की ऑब्लिगेशन पे कर दे, तो वो उसका बेनिफिट गिना जाएगा। 38 लाख का जो लोन था वो डीएच ने एचएल को दे दिया उसके बिहाफ के ऊपर, तो लिहाजा ये लोन जो है वो उसकी सैलरी में गिना जाएगा। यहाँ 10 लाख की कोई लिमिट नहीं है, 5 लाख का लोन भी छोड़ देंगे तो सैलरी में गिना जाएगा। लोन पेमेंट 38 लाख ये टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे बताएं सबको समझ आई है? इंटरेस्ट भी दिया और जब वो वापस कर दिया तो डबल बेनिफिट है, बल्कि इस लाइन में 3 बेनिफिट एग्जामिनर दे रहा है। ठीक है जी। अब ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके इसका मैं टोटल बनाता हूँ। तो ये मेरा सब टोटल के ऊपर मैंने एक डबल लाइन लगा दी, और अब मेरी यहाँ आ गई टैक्सेबल सैलरी, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस बंदे ने ये काम किया है। एचएल की और प्लस डीएच की सैलरी, ये वाली मेरी 12 मिलियन की अमाउंट आ गई। सिंगल लाइन से क्लोज किया। मैं कलर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन की। जी। नहीं जी, सैलरी हो गई। अभी हमने सोचा था हमारे पास कि सैलरी मौजूद है, हमारे पास सैलरी है,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमें यहाँ से नजर आ गई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमें, ये देखिएगा, हमने सोचा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमें यहाँ से नजर आ गई। पहले हमने सोचा था सैलरी है, बिजनेस है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लेकिन हमें यहाँ से नजर आ गई कि भाई यहाँ पर तो सैलरी भी मौजूद है। जी। ओके। नहीं जी। अच्छा फील कर रहे हैं क्वेश्चन करके या नहीं? वेरी गुड। नहीं नहीं, चलते हैं जी हम अपने दोबारा क्वेश्चन के ऊपर। ये आ गया जी हमारी सैलरी। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और मैंने कर दिया वो, उसने बता दिया हमें, ये देखिएगा कि वो हमें कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2021 द हाउस वाज गिवन ऑन रेंट अंडर अ 5 ईयर रेंटल एग्रीमेंट एट एन एनुअल रेंट ऑफ 8 लाख रुपया। सालाना रेंट कितना है? 8 लाख रुपया। कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, तो 21 में दिया था, 25 तक अभी तक हमें वो रेंट इसको मिल रहा है। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एनुअल रेंटल इनकम, और वो कितनी आ गई जी? 8 लाख। और इसके अलावा कोई और तो रेंटल इनकम में है नहीं, ना सिक्योरिटी है, ना हमारे पास फोरफिफ्टी डिपॉजिट है। तो डायरेक्ट कर देंगे लेस रिपेयर, क्योंकि पता नहीं है ना कि ये लैंड है या बिल्डिंग। प्रॉपर्टी उसने कहा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस है ना। तो ठीक है, प्रॉपर्टी हो या हाउस हो, 1/5 ऑफ 8 लाख, वो माइनस कर देंगे। तो ये हमारा 640 मेरी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। ये रिपेयर तो गिवन नहीं था, तो बता सकता क्यों लिया हमने? जी। कोई बता सकता है कि भाई सवाल में रिपेयर तो नहीं था, क्वेश्चन में रिपेयर तो नहीं था, फिर भी मैंने रिपेयर क्यों लिया है? व्हाट इज द रीजन? जी, लॉ में लिखा हुआ। वेरी गुड। शाबाश। चलो जी। वेरी गुड, शाबाश। चलो जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसकी अदर इंफॉर्मेशन में इसकी बिजनेस इनकम आ गई, वो लिख लेते हैं। बिजनेस इनकम फ्रॉम चाइना, कंट्रोल बी यू, उसने बता दिया। तो कहते हैं जी 31,500 नेट ऑफ 30% टैक्स है। ठीक है, नेट ऑफ इक्वल टू 1260। उसने इसकी बजाय हमें वो डॉलर का या यन का रेट देता, उसने फिर ही हमें अमाउंट बता दी। तो हम क्या करेंगे, ये अमाउंट कहता है नेट ऑफ टैक्स है, तो ये अमाउंट 70% मेरा बेटा हुई ना। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस के अंदर या किसी जगह पर भी आपका जो टैक्स होता है वो आपकी डिडक्शन नहीं गिना जाता। तो लिहाजा ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, इसको हम यहाँ पर ग्रॉस अप करेंगे। ठीक है, लिखेंगे बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम चाइना। तो इसको आप लिखेंगे 1260 डिवाइडेड बाय 70%। ठीक है जी, तो यहाँ पर जाकर लिखेंगे 1260 डिवाइडेड बाय 0.7। तो ये है जी इसकी टैक्सेबल इनकम। इसको भी मैं येलो कर दूं ताकि आपको समझ आती जाए, टोटली टैक्सेबल है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये अमाउंट अगर यहाँ ना भी रिसीव करता तो ये टैक्सेबल हो जानी थी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है। ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है। अगर ये बता दिया जाता कि चैन जो है ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, तो फिर और इसने अमाउंट रिसीव नहीं की, तो फिर ये एग्जाम होती।
ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड बोनस। अब आगे जी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसमें है ही सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। पहले है जी डिविडेंड। डिविडेंड भी इसने नेट बताया हुआ विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 15%। ये देखिएगा, अगर इस अमाउंट में से 15% टैक्स विदहेल्ड हुआ तो ये कितनी हुई, 85%। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 97750 डिवाइडेड बाय 85% हम करेंगे इसको। ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू 97750 डिवाइडेड बाय 0.85। ठीक है, ये डिविडेंड आ गया जो कि सेपरेट ब्लॉक में है। सेपरेट ब्लॉक में उसके क्या ट्रीटमेंट यहाँ होंगे, क्योंकि टैक्स भी गिवन है तो चार ट्रीटमेंट होंगे, चार। नंबर वन, इनकम में ऐड करेंगे, टोटल इनकम में से माइनस करेंगे और इसका टैक्स जो है वो ऐड करेंगे और टैक्स में से उसकी लायबिलिटी माइनस करेंगे। ये आ गई। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है। फिर कहते हैं कि एंड बोनस डिविडेंड। बोनस 2000 शेयर फ्रॉम एम्बिशियस लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। The fair market value of AL share on the date of entitlement of bonus share on 30 June was 25. On the date of entitlement on 30 June was this and 20 ये क्या है, on the date of entitlement of bonus shares and on 30 June। ठीक है। अच्छा देखिएगा, हमारे लिए वैल्यू कौन सी रेलिवेंट है, 25 की जो एंटाइटलमेंट है। हमें साल के एंड की डेट नहीं चाहिए। हमने पढ़ा था ये चैप्टर सेक्शन 39 के अंदर, चैप्टर कौन सा था, 6 था या 7 था इसका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बोनस का पढ़ा था कि बोनस शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो आपकी इनकम कहलाती है और उसके ऊपर 10% टैक्स आपको देना होता है। तो पहले तो उसकी इनकम फाइंड करेंगे ना, तो इसमें कहा कि साल के एंड के ऊपर उसकी 20 रुपये वैल्यू थी, जबकि जब आपकी एंटाइटलमेंट हुई तो 25 हुई। तो लॉ यही कहता है कि जो एंटाइटलमेंट डेट होती है जिस दिन बुक्स को क्लोज किया जाए वो आपकी इनकम कहलाती है। तो 25 रुपये का शेयर था, 2000 शेयर मिले हैं, तो बोनस शेयर की पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे। तो बोनस शेयर वो होते हैं जो आपकी कंपनी आपको फ्री देती है। तो 2000 into 25। अच्छा, एग्जाम में अगर गलती भी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि आपने गलत डेट उठा ली है, आप अपना काम करते जाएंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में कोई बच्चा ये वाली अमाउंट उठा ले गलती से, प्रेशर में। परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते जाना, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, ये बात मेरी जहन में रखिएगा। बड़ी जबरदस्त टिप दे रहा हूँ आपको। कहते जी, ही ट्रांसफर्ड अमाउंट टू हिज बैंक अकाउंट टू अ नॉन प्रॉफिट एज डोनेशन फॉर दी फ्लड अफेक्टेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका ताल्लुक टैक्स के साथ है, इंश्योरेंस का भी टैक्स के साथ है। लिहाजा हम यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे डबल लाइन से और इसका टोटल कर देंगे। इसको भी हम ग्रीन से ही करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी सारी इनकम कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल इनकम, या टैक्सेबल इनकम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा, नंबर वन हमारे पास सैलरी थी, नंबर टू हमारे पास प्रॉपर्टी थी, नंबर टू थ्री हमारे पास बिजनेस इनकम थी और नंबर फोर हमारे पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम थी। तो यहाँ पर हम पहुंच गए। मैं इसको भी डबल लाइन से क्लोज करके एक डिफरेंट कलर से इसको मैं करता हूँ, बाद में ओवर भी दूंगा इस बात पे, मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ इसको। ये आ गई जी हमारी टोटल इनकम। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा, अब यहाँ आसानी के लिए क्या करें, टोटल ना भी करें क्योंकि हमें ऊपर 165 की अमाउंट नजर आ रही है, उसको कर दें या अलग अलग करके कर दें, दोनों काम चल जाएंगे। तो यहाँ से आप कर दें -165, तो मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है। इसको, अब इसको आपने डबल लाइन से क्लोज करना है। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आपने इसको डबल लाइन से क्लोज करना है। इसका कलर मैं जो चेंज कर दूं ताकि आपको ये, अब मैं इसको लिखूंगा टैक्सेबल इनकम।
ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक, इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ ताकि आप एक दफा नजर करके इसको देखें और मुझे बताएं कि सर हमें समझ आ गई है इसकी। मैंने अपने टेम्पलेट को बेटा नहीं छोड़ा, इसी को फॉलो कर रहा हूँ अभी तक। जी बताइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा सवाल करने से क्या होगा, वैरायटी मिलेगी आपको। जितनी ज्यादा वैरायटी आपको मिल जाएगी उतना ज्यादा अच्छा आप फील करेंगे एग्जाम के अंदर। लो जी, समझ आ गई, चले आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट, हाँ ये मैंने पॉइंट एक नोट करवाया मुझे मेरे बेटे ने, किसी ने, कि ये जो हमने लोन लिया हुआ था जो बैंक के लिए यूज किया था उसमें से होना चाहिए था। बिल्कुल ये सही कह रहे हो, मेरे से यहाँ से गलती हो गई है। मैं भूल गया हूँ कि यहाँ से जो हमने लोन लिया था ना ये वाला 38 लाख रुपए का, तो इसको हमने यहाँ पर यूज किया हुआ था। आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने उसी को यूज किया हुआ था। दोबारा सुनिएगा अगर मैं आपको समझाता है। हमने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। चैप्टर 3 में लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और आपने उसको घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया, तो वो उस पर आपने इंटरेस्ट तो कोई नहीं दिया, लेकिन वो पता है उसका 10% जो है वो मैं आपको एक्सपेंस अलाउ कर देता। बस इतनी बात याद रखनी है कि अगर आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया तो 10% और एक्चुअल विच एवर इज हायर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो क्यों मिलेगा, अभी बस अब जेहन में ये बात रखें। 10% अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया 10 लाख से ज्यादा, शर्त वही है, तो उसका पहला ट्रीटमेंट तो ये होगा कि वो आपकी इनकम में ऐड होगा। और अगर वो लोन आपने किसी जगह पर इस्तेमाल किया, बिजनेस में कर लिया, शेयर खरीद लिए, तो वहां में जो इंटरेस्ट है वो आपको क्या मिल जाएगा, एज एन एक्सपेंस भी मिल जाएगा। कितना मिलेगा, जीरो, यू एक्चुअल और 10% विच एवर इज हायर। वहां सैलरी वाला रूल नहीं लगेगा। एक्चुअल और 10% विच एवर इज हायर वहां पर रूल लगेगा। ये बस बात आपने याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर इसको रुपये के साथ मैं इसको लिखूँ इंटरेस्ट इनकम, तो वो आ जाएगी आपकी 3.8 मिलियन इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। तो ये माइनस हो जाएगा 25 लाख इंटू 0.1 इंटू 3 डिवाइड बाय 12। तो मेरी ये आ जाएगी, जरा इसको ठीक कर लीजिएगा। गलती से देखें, एग्जाम से पहले गलती पता चल जाए तो वो दिमाग में क्लिक कर जाती है, ये गलती फिर बंदा बाद में नहीं करता। तो एग्जाम का मकसद ये होता है कि ताकि आप इन मिस्टेक को पहले सीखते जाए। थैंक यू जी। चलिए जी, अब चलते हैं हम इसकी टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। तो इसकी जो सैलरी इनकम है वो है 12.335। टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वो ये वाली है। तो हम इसको क्या करेंगे, सैलरी जो है इसकी टैक्सेबल टोटल इसको डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और इनटू कर देंगे 100। तो देखते हैं जवाब आता है जी 84%। तो हमारा ये क्या हो गया, सैलरीड पर्सन हो गया। सैलरीड बस खाली इतना भी लिख दिया तो ठीक है। सही है। इसके लिए हमें सैलरी का रेट देखना पड़ेगा, ये इंशाल्लाह हमें एग्जाम में मिल जाएगा।
जी बेटा समझ आ गई। जी सर, मैं स्क्रीन भी शेयर कर सका, आपने बेल कर दी है, थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, तो ये हमारा 84% आंसर आ गया। देखिए सैलरी, दोबारा बता देता हूँ, सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, ये वाली, ये दोनों अमाउंट को मैं यहाँ पर सैलरी को डिवाइड करेंगे, इनकम, टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये वाली जिसके ऊपर डबल लाइन लगाई है। तो जब इस पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ गया 84%। तो 84% चूंकि 75% से ज्यादा है, तो ये क्या बन गया, सैलरी केस, तो मैंने इसको सैलरी लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाके टैक्स रेट जो मेरे एग्जाम में मुझे एंड पे गिवन होंगे वो मैंने देखे हैं जाके। तो रेट्स कितने हैं मेरे पास जी, वो है जी सैलरी का, आखिरी स्लैब में ये फॉल कर रहा है, लास्ट स्लैब में, और वो है जी 7 लाख। ये देखिएगा, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 4.1 मिलियन, 7 लाख प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4.1 मिलियन। इंटरेस्ट तो बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से मैंने माइनस किया है ना। इस सवाल पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट जो हमारे पास मौजूद था, इस सवाल वो मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट जो ऊपर अमाउंट आई थी, ये वाली 38 लाख का 10% ये हमने इनकम में ऐड किया था, और वो बाद में जाके जहाँ यूज हुआ वहां से मैंने माइनस कर दिया था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वहीं से माइनस किया उसको। तो 7 लाख प्लस 35% ऑफ द अमाउंट, अमाउंट कितनी है हमारी, ये 14,680 -410, तो आगे जी 700,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग दिस वन, ये आ गया। यहाँ तक बताइएगा ठीक है। ये फिगर लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। जी सोफे, नहीं जी फुल टाइम टीचर नहीं है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है बिल्कुल, हम अब इसमें से करेंगे लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का फार्मूला क्या है, टैक्स पेड डिवाइडेड बाय और एवरेज टैक्स, एवरेज टैक्स उसका फार्मूला क्या था, टैक्स। अब हम फार्मूला लिखने की बजाय क्या करेंगे, हम उसको एक्चुअल अमाउंट में आपके सामने लिखूंगा। फार्मूला मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। तो यहाँ पर हम उसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो लिखेंगे। टैक्स कितना है जी, ये देखिएगा 4,4, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4,403 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम ऊपर आपको नजर आ रही है 14,680 मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है हमारे पास, 18 लाख, इंटू 1.8 मिलियन। एक्चुअल टैक्स कितना था, तो था जी 18 लाख का 30% इंटू 0.3, और टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम, विच एवर इज लोअर। ये आ गया, दोबारा बता दूंगा आपको, फार्मूला ये था कि एक्चुअल टैक्स था जी हमारा 18 लाख हमारी इनकम थी, उस पर 30% का था टैक्स कटा हुआ है, तो इनटू हमने 30% ले लिया। ये वर्किंग मैं लिख रहा हूँ, या आप बेशक यहाँ भी लिख सकते हैं, ये वाली वर्किंग सेम उठा के।
वन। मैं क्योंकि टाइप कर रहा हूँ तो मुझे देर लग सकती है, आप तो जल्दी कर रहे होंगे काम। और एवरेज टैक्स क्या था? टैक्स ये देखिएगा, ये टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। टैक्स जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इनमें से जो लोअर अमाउंट थी वो मेरा क्रेडिट आ गया। अब यहाँ जाके हम इसको डबल लाइन से क्लोज करेंगे और ये स्टेप वन कंप्लीट हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या आया है। ओहो, 10% से चार्ज भी लेना था। हाय हाय, कितनी गलतियां कर रहा हूँ आप में है। शायद लगता है आपने ठीक नहीं दिलाई। ये देखिएगा, ये हमारे जो टैक्स रेट है ये वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कहते जी, चार्ज ऑफ द 10%, ये देखिएगा, ये साल उन्होंने अप्लाई किया। द चार्ज ऑफ 10% ऑफ द इनकम टैक्स एज above shall also be payable where taxable income of an individual AOP above 10 million। अगर ये 10 मिलियन से ज्यादा होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा हमें? 10% सरचार्ज भी लगेगा। नहीं जी, आज ये एक नई चीज आ गई। तो चूंकि हमारी टैक्सेबल इनकम उससे ज्यादा है, मुझे पता था इसका, लेकिन चूंकि हम यूज टू नहीं है तो मैं भूल गया। उसमें हम करेंगे एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ। ये किसी को नहीं समझ आई तो मेरा बेटा पूछ ले मेरे से, इसका 10%। आप पूछेंगे सर ये क्या है, इसको सरचार्ज कहते हैं। चार्ज हो गया ना ये, भाई इतना पैसा कमा रहे हैं गवर्नमेंट को भी तो दो। तो अब हमारा फार्मूला यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए। टैक्स आना चाहिए यहाँ पर हमारे पास। देखते हैं सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया। 55871, ठीक है जी। ये आएगा टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। तो अब हमें लोअर अमाउंट आ जाएगी 540, ये आएगी। ये बेटा एक नई चीज आई है, ये देख लीजिएगा, अभी तक हमने नहीं की। इसका लाइन है मेरे गोल से निकल गई है, क्योंकि रूटीन में हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो ये मसला हमें, ये एक नई चीज आई है न्यू। ये लिखी नहीं है पेपर में, साथ साथ ये जो मैं कमेंट्स कर रहा हूँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये नई चीज थी। सोल्यूशन में जाके देखते हैं कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं पेपर के अंदर। मैं अभी इसको कंक्लूड करूंगा फिर आपको समझ आएगी। मैं इसको अभी कंक्लूड भी करूंगा। नहीं जी, अब दोबारा अपने सवाल में चलते हैं। तो सवाल के अंदर हमने इसको अभी डील पूरा नहीं किया। इसका अभी हमने दो ट्रीटमेंट किए हैं। ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ टू ही बैंक अकाउंट टू नॉन प्रॉफिट। अच्छा, अब ये नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अप्रूव्ड है या नहीं है, इसका भी हमें नहीं पता। दोबारा सुनिएगा, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका अप्रूव्ड होना चाहिए था। एग्जामिनर नहीं बता रहा कि ये फॉर द फ्लड अफेक्टेड, तो वेलफेयर का काम है ना। हमने चैप्टर जो क्या था, 7 या 8 जो भी था टैक्स क्रेडिट का, उसके अंदर जाकर पढ़ा था कि ये जो इदारे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पोर्ट्स के लिए हो, ये रिलीजियस पर्पज के लिए हो, हॉस्पिटल हो, इस तरह की सारी चीजें थी। ये फ्लड इफेक्टिव जो है ये उसके लिए भी था ना। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड होनी जरूरी थी, नहीं बताया गया। अनअप्रूव्ड का भी नहीं बताया गया। तो हम यहाँ पर इसको अज्यूम कर लेंगे कि डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो हम करते हैं लेस डोनेशन
टू अप्रूव्ड, मैं लिखता हूँ डोनेशन टू एनपीओ। ठीक है, इसमें लिखता है अज्यूम्ड अप्रूव, मैंने खुद लिख दिया, एग्जामिनर ने नहीं। इसका भी सेम यही फॉर्मूला था, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, लेकिन यहाँ फॉरेन सोर्स इनकम की बजाय यहाँ हमने डोनेशन लिखना था। तो हम चलते हैं जी लेफ्ट, उसका जो टैक्स है, अब टैक्स कौन सा आएगा, ये वाला। अब हम लिखेंगे टैक्स। ठीक है, टैक्स की है 3863,000 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, हमारी कितनी आ गई जी 14,14,680 मल्टीप्लाइड बाय डोनेशन। अच्छा, यहाँ डोनेशन लिखते हुए एक चीज की हमें एहतियात करनी पड़ेगी कि डोनेशन हमारी जो टैक्सेबल इनकम है उसके 30% से ज्यादा ना हो। तो हमारी जो डोनेशन है, ये जो डोनेशन है, जो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है उसका अगर हम 30% लें तो वो हमारे पास जवाब आता है 44 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विद इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स, कि हमने जो यहाँ 6 लाख लिखा है वो इस टैक्सेबल इनकम के 30% के अंदर ही है। सही है, तो यहाँ करेंगे माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख। तो हमारे पास इसको, अब इसमें अप्रूव तो वो है नहीं, पीओएस मशीन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये हमारे दो टैक्स क्रेडिट क्या हो गए यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब आ गया जी सेपरेट ब्लॉक, तो लिखेंगे ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजें आ रही हैं। तो स्टूडेंट ये सोचेंगे होए यार इतना मुश्किल क्वेश्चन, भी मुश्किल नहीं है, आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ये वही टेम्पलेट है जिसके अंदर सारी चीजें हमने वो की थी। अब आ जाएगा जी टैक्स ऑन डिविडेंड। अब आप यहाँ पर वो डिविडेंड की अमाउंट लिखे 1,15,000, और डिविडेंड का रेट कितना है 15%, और टैक्स ऑन बोनस शेयर वो कितना है एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, जो जो क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा ज्यादा। तो उसका 15% और उसका 10%। तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई दिस वन। अब इसमें से जाके आप लेफ्ट कर देंगे एडवांस टैक्स। ठीक है, हमारे सवाल के अंदर एडवांस टैक्स जो था, फॉरेन टैक्स एडवांस टैक्स नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, गलती नहीं करनी। फॉरेन टैक्स हमारा एडवांस टैक्स नहीं होता। ये दोनों टैक्स हम एज्यूम करके ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ऑन डिविडेंड, ठीक है, -17,000, और ऑन बोनस शेयर ये भी एज्यूम करेंगे कि उन्होंने हमसे ले लिया हुआ है, हमने पे कर दिया है। तो ये आगे भी हमारा, तो ब्रैकेट में लिख देंगे विथ रिटर्न। नहीं, ये हमारा क्वेश्चन था, अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा। यहाँ पर कुछ सवाल हो तो आप पहले मेरे को पूछ लें। जी, देखिए जो जो क्वेश्चन करते जाएंगे ये मजीद आसान से आसान होते जाएंगे। जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको फिर कंक्लूड करूँ इसे, इस क्वेश्चन को। देखिए मेरा स्टाइल सीए में क्या था कि जब क्वेश्चन कर लिया तो फिर उसको मैं बैठ के कुछ
लम्हों के लिए मैं सोचता था कि यार इसमें किया क्या। अब मैं इसकी कंक्लूजन पे आपको लेके चलता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले कि ये सवाल में सैलरी थी, बिल्कुल थी। सैलरी क्वेश्चन में थी। अगला सवाल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, जी बिल्कुल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी थी। फिर उसमें बिजनेस इनकम था, जी बिल्कुल बिजनेस इनकम था। कैपिटल गेन नहीं था। राइट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जी बिल्कुल था। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मेरे पास दो हेड्स ऑफ इनकम थे। फिर आगे क्या इस क्वेश्चन में ज़कात थी, जी ज़कात नहीं थी। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर आ, ओ भाई, ये मैं क्या करता हूँ यार, ज्यादा ही बड़ा प्रोफेसर नहीं हो गया। जी, ज़कात नहीं थी। कोई बच्चों की फीस वाला इशू नहीं था, वैसे मिलना भी नहीं था क्योंकि टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा है। ठीक है। फिर इसमें लेस करनी थी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, जी थी बिल्कुल थी। डिविडेंड था इसमें और बोनस था इसमें, दोनों को माइनस किया, बिल्कुल किया। टैक्सेशन पे चले गए, टैक्सेशन में जाके मैंने टैक्स कैलकुलेट किया और स्टेटस को कैलकुलेट किया, जी बिल्कुल ये सबमिट था। जी आगे अब सोचा करेंगे कि क्या इस पे सरचार्ज लगना है, जी बिल्कुल इस पे सरचार्ज भी लगा। सरचार्ज कब लगेगा, जब उसकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा होगी। फिर क्या इसमें फॉरेन टैक्स पेमेंट था, कि था। क्या उसमें एनपीओ डोनेशन थी, जी बिल्कुल डोनेशन भी थी इसके अंदर। ठीक है, दोनों क्रेडिट हो गए। क्या इसमें वो जो हमने अप्रूव्ड पेंशन फंड के अंदर था, नहीं था। पीओएस मशीन थी, नहीं थी। तो फिर हम जाएंगे जी ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, की इनकम को टैक्स ऐड करेंगे। था, बिल्कुल था, दो थे इसके अंदर। फिर इसमें क्या एडवांस टैक्स था, जो बिल्कुल था एडवांस टैक्स, वो हमने लेस करना था विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स जो इसके ऊपर मौजूद था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर जरा अगर आप देखें, तो क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें कितना जबरदस्त इसने प्रैक्टिस। ये ना सोचा करें कि मैंने क्वेश्चन करे यही पेपर में आ रहा। आप सोचें कि मुझे क्या कॉन्सेप्ट मिला। सवाल के अंदर मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, सवाल के अंदर कार का कॉन्सेप्ट आ गया, मेडिकल अलाउंस को उसने टेस्ट कर लिया, स्विचिंग ऑफ सैलरी कर ली उसने, टर्मिनल बेनिफिट्स को उसने टेस्ट कर लिया उसके अंदर। उसने ग्रॉसिंग अप के कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लिया, लोन के कॉन्सेप्ट को कर लिया, वेवर ऑफ लोन जो था उसको उसने कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया। सॉरी। उसके बाद उसने फॉरेन सोर्स इनकम हमें दी, फॉरेन सोर्स इनकम के अंदर उसने उसको भी ग्रॉस अप करवाया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को भी कैलकुलेट करवाया, डोनेशन को उसने कैलकुलेट करवाया। अजम्पशन को उसने देखा कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अजम्पशन क्या लेता है, उसको भी उसने हमसे टेस्ट करवाया। और सेकंड ब्लॉक ऑफ इनकम को भी उसने टेस्ट करवाया, फिर उसके ट्रीटमेंट को टेस्ट करवाया, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स क्रेडिट और डोनेशन तक वो एडवांस टैक्स के ऊपर भी हमें वो लेकर गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब जो सवाल आएंगे आप इसके अंदर फीड करते जाएंगे, तो आपका हर अगला सवाल, देखिए मेरी बात सुनो गौर से, हर जो अगला सवाल आएगा इसमें से कुछ चीजें अब आनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा मैं भी गलती कर रहा हूँ, मैं सोचते हुए, मैं तो भी प्रेशर में नहीं हूँ, मैं तो रूटीन में कर रहा हूँ, पेपर भी मैंने नहीं देना। इस तरह बच्चा क्वेश्चन के अंदर गलती पेपर में कर सकता है, नो इशू, वो फेल नहीं होता, ये बात याद रखो। ये जो मैंने पीछे टाइटल लगाया हुआ ना, इसके ऊपर लिखा हुआ, अ क्विटर नेवर विन एंड अ विनर नेवर क्विट्स। वो क्विट नहीं करता, ये बात याद रखो। तो यही वो कॉन्सेप्ट है। नहीं, मैं अभी स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके सामने सिर्फ बोल रहा हूँ। मैंने अभी स्क्रीन ही शेयर की, बात मेरी समझ आई है। तो फिर सब देखें, न्यूमेरिकल को करने का स्टाइल यही है। सवाल को, पहले सवाल को प्लान किया, अपने टेम्पलेट को सेट किया और फिगर्स को मैंने फीड करना शुरू कर दिया। जब मैंने फिगर्स को फीड कर लिया, देख लिया, क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, फिर सॉल्यूशन के साथ अब मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। और फिर मैं अपने सॉल्यूशन को जाके देखूंगा कि मेरे सॉल्यूशन में क्या मेरा सॉल्यूशन और मेरा क्वेश्चन इसके साथ मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था। ये देखिएगा, मिस्टर जैन का था।
ये 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 देखो, मिस्टर चैन टैक्स ईयर, मैंने कंप्यूटेशन और टैक्स एंड लायबिलिटी, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे इसको कर लो टैक्स ईयर। और लंच प्रोवाइडेड एग्जाम कर दिया मैंने, एग्जाम लिखा सर ने डैश लगा दी है। लोन का आ गया, इंटरेस्ट का आ गया 95,000, सैलरी फ्रॉम डीएस, मैंने इसको यहाँ टोटल किया, खाली साहब इसको टोटल नहीं कर रहे, ना करें टोटल। और इसके अंदर हमने क्या किया, एयर टिकट टू चाइना, ये देखो खालिद साहब ने क्या किया, इसको टैक्स कर दिया, मैंने एग्जाम कर दिया। ठीक है, यहाँ समझ आ रही है ना कि खालिद साहब ने एग्जाम्पशन ये ली है चाइना की टिकट के लिए कि ये बिजनेस ट्रिप के लिए था। मैंने क्या किया, उसको 6 लाख, मैं होता तो मैं 6 लाख को टैक्स कर दिया मैंने यहाँ पर जाके। नहीं, मैंने एग्जाम कर दिया कि बिजनेस के लिए था, खालिद साहब ने इसको टैक्सेबल कर दिया। कंसिडरेशन आ गई, लोन की पेमेंट आ गई, ये हो गया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में देखें, ये हमने गलती की थी, इंटरेस्ट जो था वो हमने माइनस नहीं किया था, बिजनेस इनकम आ गई, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खालिद साहब ने ये किया, यहाँ लिखा ही नहीं, नहीं मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया, बाद में जाके माइनस कर दिया। मैंने ये भी गलती की कि यहाँ पर चार्ज नहीं दिया था। फॉरेन टैक्स क्रेडिट फॉर 540 और एवरेज टैक्स, ठीक है, ये हमने ठीक कर दिया था उसको बाद में 540। यहाँ पर आप एग्जाम के अंदर ब्रैकेट लाजमी लिखेंगे, पैरेंथेसिस। रिबेट और डोनेशन हमने ले लिया, लेकिन हमने साथ ही इसकी एग्जाम्पशन भी लिख दी कि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि एग्जाम में मौजूद नहीं था। इसको भी हमने यहाँ पर ब्रैकेट के साथ लिखा। और टैक्स ऑन डिविडेंड एंड टैक्स ऑन बोनस शेयर भी आ गया हमारे पास। जी ले सकते हैं, लेकिन अब बीवी को या आपको किसी ट्रिप पे भेज देना, बिजनेस ट्रिप पे भेज देना, ये कोई चंबे की बात नहीं है कि जी मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि जी मैं अपनी वाइफ के बगैर नहीं जाऊंगा उधर, तो चले जाना, कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है कि ये पर्सनल टूर पे जा रहे हैं, लोग भेज दें, सही है ना, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये हमने टैक्स माइनस भी कर दिया, तो ये भी इसमें आ गया। ठीक है जी, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। जो देखिए, स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव क्या होता है, स्टूडेंट ये कहता है सर मुश्किल क्वेश्चन था, मैं कहता हूँ यार ये अच्छा क्वेश्चन था। अपने दिमाग की जो डायरेक्शन बेटा सेट किया है। जो शख्स ये कहता है कि सीए एक मुश्किल है, वो अक्सर सीए नहीं कर पाता। जो स्टूडेंट ये सोचता है कि यार सीए में मेहनत ज्यादा है, तो मुझे मेहनत, वो मेहनत कर पड़ता है, वो सीए कर लेता है। तो आपने अपनी इस चीज को सेट रखना है, फोकस सीधा करना है। मुश्किल ना थे, ये मुश्किल नहीं था यार, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मेहनत ज्यादा थी, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा थे, मैंने इसको करना है। फिर आपकी एनर्जी उसके मुताबिक आप सेट करते हैं। जब सोच लेते हैं ना कि यार ये मुश्किल था, फिर आप मुश्किल वाले दूसरे चक्कर में पड़ जाते हैं, मुश्किल ना सोचा करें। तो मुझे आ रही है ना, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं ना, मुझे वो यही कहते हैं, कहते हैं कि यार इमरान कोई मसला आए तो आप ये सोचते हो यार इसका हल क्या है। यानी मैं मसले को लेके नहीं बैठ जाता कि मसले पे रोना, तो ये कि आगे चलो ना भाई, आगे क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर अभी मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी, एक मैं आपको अब असाइनमेंट दूंगा और फिर हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 2022 का क्वेश्चन है, इसमें भी सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है। विद होल्डिंग टैक्स इसमें मौजूद है, वो गॉट मैरिज रिसीव इन कैश और वैल्यू, कैश डोनेशन यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी डोनेशन है, यहाँ पर एपीएफ भी है। ठीक है, ये भी मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर फिर नीचे एक और सवाल भी पूछा हुआ है। आप बता दें कि ये असाइनमेंट में दे दूं, ऊपर वाला करवा दूं या ये करवा दूं, जैसे आप चाहते हैं। ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम का मैं ये करवाता हूँ आपसे,
ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला जो है आपने असाइनमेंट पे करना है, ये वाला। ये आप खुद करेंगे, इसको होम असाइनमेंट है, ये वाला करेंगे। मैं आपको ये वाला करवाता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला करते हैं। ठीक है जी, मैं अगर आप 10 मिनट की ब्रेक कर लूँ, बॉडी ब्रेथ स्ट्रेच करूँ, फिर आपसे मिलता है। तो ये तो खुद ही हो जाना चाहिए, आर्टिफिशियल दौर आ गया है। मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे तो क्या कर रहा है कि कंप्यूटर अभी स्क्रीन भी जो है ना शेयर कर सके। ये देखिएगा, मैंने ये कहा कि आपने ये वाला क्वेश्चन जो है ये 10.19 ये खुद करना है आपने। एड एन असाइनमेंट क्या करती है इसमें, ये आपने करना है। इसको प्लीज स्पेलिंग दे पाइए। ये मैंने कहा कि ये आप कर लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अभी करवाता हूँ, क्योंकि इसमें इम्प्लाई स्क्रीन भी मौजूद है, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला हम ये करते हैं। क्यों नहीं? तो मैं मीटिंग एंड नहीं करूंगा, मैं इसको स्टॉप करता हूँ ताकि वीडियो लग जाए।